साथियों, आज एक महत्वपूर्ण फैसला मैं डिस्कस करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। जो एक कंसर्न फैसला है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रही थी केस की हिस्ट्री, क्या रहे थे केस का बैकग्राउंड, क्या रहे थे लॉ पॉइंट और किस प्रकार अक्यूज जो है सक्सीड हुआ एक महत्वपूर्ण फैसले में। तो बेसिकली इट इज़ अ केस स्टडी जिसको हम पढ़ने वाले हैं। एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लो विथ पेन और पेंसिल, और जो पॉइंट बताने वाला हूँ उसको पहले ऑब्जर्व करो, देन नोट डाउन करो एंड ट्राई टू अप्लाई द सेम टू योर केस। और कैसे अप्लाई करना है इन द प्रैक्टिकल वे, ये भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। क्लियर है बात ये? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सब काम छोड़ करके बैठ जाओ भाई। और सबसे पहले अपन लेते हैं नाम प्रभु का। बोलो जी ओम नमः शिवाय। और एक काम करा करो ना कि जब भी कोई काम स्टार्ट करो ना, उसमें जरूर लिख लो भाई ओम नमः शिवाय। प्रभु जो है भला करेंगे आपका, ये मेरा मानना है। और नियमित जाया करो भाई शिव जी के मंदिर, जल चढ़ाया करो भोलेनाथ को। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? जब तक देखो अपना एटीट्यूड और अपना ऑरा पॉजिटिव नहीं करोगे, आप सक्सीड नहीं हो पाओगे। इसे बगैर घबराए विद स्पेसिफिक एनर्जी हमें केस को लड़ना है। और लड़ना भी क्या है, केस को मैनेज करना है। पर वो कैसे कर पाएंगे इसको अपन समझते हैं, चलते हैं ऑन द स्क्रीन। ये एक मामला था पीसी8 का। सेक्शन था धारा 7, धारा 13, 1D पीसी8। अक्यूज जो है चार्जशीट हुआ, फाइनली कन्वर्ट हुआ ट्रायल कोर्ट से और अपील में गया हाई कोर्ट में। वहां से क्या हो गया, एक्विट। तो मंजिल क्लियर हो गई, पर रास्ता क्या था पता ही नहीं। और क्या इन फैक्ट्स पे आप निष्कर्ष निकाल पाओगे? उत्तर है नहीं। जब इन फैक्ट्स पे आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो, तो यही पैटर्न तो फॉलो कर रहे हो आप अपने केस में भी। आपके आर्गुमेंट्स होने चाहिए लॉजिकल। जब तक लॉजिक को यूज नहीं करोगे, आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्लान करना केस को, डिफेंस लाइन को रेडी करना। इसके बगैर अगर आप केस में आगे बढ़ रहे हो और आप ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हो कि डिस्चार्ज लगा दूं क्या, क्वेश्चन लगा दूं क्या, तो आप सक्सीड कैसे हो पाओगे? आपने क्या मेहनत करी है अपने केस में? आपने क्या ही जाना है अपने केस के बारे में? इसलिए अपने केस के बारे में जानो, तथ्यों पर मेहनत करो, उसके बाद आप प्रोसीड करो, तो आपको निश्चित तौर पर मालूम खुद पड़ जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो ये कंसर्न केस है, ये है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 18/6/26। देखो अब क्या मालूम पड़ रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन टू डिफेंस, द चांस टू विन विल बी इंक्रीज। क्लियर है? तो इसमें क्या आक्षेप था कंसर्न परिवादी का, इसको अपन समझते हैं। परिवादी ये कहता है कि मेरा एक जीपीएफ अकाउंट है। इसमें कोई डिमांड दिखाई दे रही है कि आपको? बोलो। नहीं है भाई डिमांड, चले आगे। ठीक है जी। वो कहता है कि इसमें जो है पैसा है वो मुझे विड्रॉ करना है। कोई डिमांड आ रही है इसमें? ये अमाउंट मुझे चाहिए वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए। कोई डिमांड आ रही है भाई? उत्तर नहीं। और ये अमाउंट है 50,000 रुपये। अब मुझे बोलो, इसकी जो सोच है, जो हाइपोथेसिस है कंसर्न परिवादी का एट इंसेप्शन, उसमें कहाँ डिमांड है? पर अगर ये कहता है कंसर्न परिवादी की अक्यूज ने जो सैंक्शन अमाउंट है उसका 2% देने के लिए कहा, तो यहाँ पर एक इंस्टेंस है डिमांड का। अब 2% क्या हो गया इसमें? 50,000 इंटू 2%, ये हो गया 1,000। इस बात को लेकर से रिपोर्ट लिखा थी। जो कंसर्न एसीबी था उसने ट्रैप कर लिया अक्यूज को। फाइनली ही इज चार्ज शीटेड और उसको फिर ट्रायल कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया। फिर मामला जो है अपील में गया। तो लगभग लगभग हर केस में ऐसे ही स्टोरी है। पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम कहते हैं अटैक ऑफ डिफेंस। इस पर जो है हमें काम करना होता है। इसमें क्या करा कंसर्न अक्यूज ने? उसका कहना यह था कि जो फैक्ट्स हैं कंसर्न प्रोसिक्यूशन के, ये वेग हैं, फैक्ट्स कंफर्म नहीं है, और जो लिंकिंग एविडेंस है ये मिसिंग है। अब मैंने ये बातें लिखी, कुछ क्लियर होगा आपको? उत्तर होगा नहीं। क्या सिर्फ लिख देने से हम केस में जीत जाएंगे? उत्तर नहीं। जो आप संकल्पना करते हैं उसके बारे में स्पेसिफिकेशन भी आप ही को रखने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करें? फैक्ट्स को अलग अलग करें। फैक्ट नंबर 1 क्या था कि अक्यूज ने टेलीफोन पर परिवादी से मनी मींस ब्राइब को डिमांड किया। ये हो गया उनका फैक्ट। अब टेलीफोन, ये उठा लो मोटे मोटे बिंदु। बातचीत करी, कम्युनिकेशन, ये उठा लो मोटा मोटा। तो ये कम्युनिकेशन किससे प्रूव होगा? सीडीआर से। क्या सीडीआर फाइल पे थी इस केस में? उत्तर है नहीं। तो ये लिंक क्या हो गया? मिस लिंक टूट गया।
क्या टेलीफोन जब्त हुआ परिवादी का? उत्तर है नहीं। चलो अक्यूज से बात भी करी होगी, तो वॉइस सैंपल भी लिया होगा, आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया होगा, वो तक भी यहाँ पे नहीं हुआ। लिंक क्या हो गया? टूट गया। तो यहाँ पर 6 इवेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 इवेंट्स टूट गए। तो चेन क्या हो गई? इनकम्प्लीट। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। ठीक है जी, ये आप जो है नोट डाउन कर लो। और आप एक काम करा करो, जब भी आपको आए नोटिस वॉइस सैंपल के लिए 349 बीएनएसएस का, तो उसमें ये बात देख लो आप कि मजिस्ट्रेट के साइन है या नहीं है। अगर साइन नहीं है मजिस्ट्रेट के, वॉइस सैंपल मत देना, कोई टेंशन नहीं। तो ये है तकनीकी पॉइंट। अब मान लीजिए ए ने डिमांड किया बी से, बी ने रिपोर्ट किया, इन्होंने डिमांड को वेरीफाई किया, पर धारा 63 बीएसए की पालना ही नहीं हुई, तो क्या एविडेंस रीड होगी? उत्तर है नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में धारा है 141 बीएसए का। जब एक एलिमेंट ही प्रूव नहीं है, जो रेस्ट एलिमेंट है ये अपने प्रूव कैसे होंगे? चेन जो है ब्रेक हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, ये आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फैक्ट भी रिकॉर्ड पर आया, या इसको अपन सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 2, आईओ कहता है कि डिमांड को मैंने वेरीफाई कर लिया, पर कैसे वेरीफाई किया, किस प्रकार वेरीफाई किया? तो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन का। जब एविडेंस ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपकी, इट कुड नॉट बी सेड दैट कि वेरिफिकेशन कैसा है? इंडिपेंडेंट। उदाहरण के लिए ए कहता है कि बी ने पैसे मांगे, और बी कहता है कि मैंने पैसे नहीं मांगे, पर इस बात को प्रूव करने के लिए रिकॉर्डिंग करवाया कंसर्न आईओ ने, पर रिकॉर्डिंग कैसी है? कॉम्प्रोमाइज्ड। जो ओरिजिनल सोर्स था उसका हैश वैल्यू नहीं है, धारा 63 बीएसए का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है उसके समर्थन में पुख्ता साक्ष्य रिकॉर्ड पर होनी चाहिए, और साक्ष्य क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक। जैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कन्वर्ट हो गया कॉम्प्रोमाइज वेरिफिकेशन में, देन अक्यूज कुड हैव द बेनिफिट। ये चेन क्या हो गई? ब्रेक। यहाँ चेन ब्रेक हो गई। तो इस तरह से फैक्ट्स को जमा के पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं अपने को। क्लियर हो गया? चलो एक इंस्टेंस और पढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 के ऊपर। ये कहता है अक्यूज्ड कि मैंने कोई पैसों की जो है मांग नहीं करी, पर जो परिवादी वो ये कहता है कि मेरा कोई काम पेंडिंग था, उसके पेटे जो है ये पैसे मांगे गए। तो पेंडेंसी ऑफ वर्क क्या हो गया? एक लिंकिंग एविडेंस हो गया। पर कहना ये अक्यूज का कि काम पेंडिंग नहीं था, तो लिंक क्या हो गया? ब्रेक हो गया। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं फैक्ट के मार्फत। ये कहता है परिवादी कि मैंने पैसे जो है दिए अक्यूज को, और अक्यूज ने पैसे रख दिए अपनी टेबल पे। ये तो हो गया फैक्ट्स। पर जो रिकवरी है पैसों की वो है अलमीरा से, ना कि टेबल से। तो बेसिकली फैक्ट क्या हो गया? टूट गया। जो लिंक था वो क्या हो गया? ब्रेक। जैसे लिंक ब्रेक हुआ अल्टीमेटली यू विल गेट द बेनिफिट। तो यहाँ पर लीगल प्रिंसिपल्स क्या लेट ऑन हुए कि डिमांड जो है मस्ट है, मियर रिकवरी इज इनसफिशिएंट। प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होगा जब फाउंडेशन फैक्ट जो है साबित कर देगा प्रोसिक्यूशन, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसी होनी चाहिए? ऑथेंटिकेटेड। तो क्लियर हुआ ना आपको कि केस को लड़ने का पैटर्न क्या है, हाउ टू मैनेज द केस। इसलिए फैक्ट्स को पढ़ो, सीक्वेंस में लिख लो, और क्या फैक्ट मिसिंग है वही हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। जो फैक्ट मिसिंग है वो चेन ऑफ कस्टडी को कर देगा कॉम्प्रोमाइज। जब चेन ऑफ कस्टडी कॉम्प्रोमाइज है देन डेफिनेटली डिफेंस कुड हैव द बेनिफिट। तो चीजें मुश्किल नहीं है भाई, निकालो फाइल अपनी और पढ़ना शुरू करो, कोई तकलीफ नहीं। जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा लेके जाओगे। क्लियर है बात ये? तो हर एक फैक्ट्स को लिखते चलो, मेक अ प्रॉपर चेन। जहां से चेन ब्रेक हुई उस पर क्रॉस लगा दो, और वहीं पर जेरा करनी है अपने को, और वही अपने लिए प्लस पॉइंट है। क्लियर हो गया अपने को? जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में।